Welcome back to another episode of Earth's Educare. In previous video, I taught you about mode of nutrition. Today we will learn about autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. In previous class, I told you that plants are autotrophic organisms and they are the food factory of the world. They make their own food by the process of photosynthesis. तो यहाँ पे photosynthesis का process दिया हुआ है. इसमें क्या होता है? 6 molecules of carbon dioxide and 12 molecules of water in presence of chlorophyll and sunlight give rise to 1 molecule of glucose, 6 molecule of oxygen and 6 molecule of वाटर. तो ये जो ग्लूकोज फॉर्म होता है ये एक ग्लूकोज यूनिट दूसरे ग्लूकोज यूनिट से अटैच होकर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है और यही कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको वो स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ह्यूमन बीइंग्स में भी अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर. ये जो डायग्राम है ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है. जब इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें प्लांट सेल्स दिखाई देते हैं और प्लांट सेल्स के अंदर हमें छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. They are green due to the presence of chlorophyll. और प्लांट सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो एयर स्पेस है. नीचे आप देख रहे हो गार्ड सेल है. गार्ड सेल कहाँ रहता है? स्टोमेटा में. ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ हो गया. द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. So how plants get carbon dioxide for photosynthesis? Gaseous exchange takes place in the leaves through stomata. Stomata के थ्रू जो है गैस का एक्सचेंज होता है. तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. लीफ के सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. वो छोटा छोटा पोर होता है. ठीक, स्टोमेटा से जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो स्टोमेटा से बहुत ज़्यादा पानी निकल भी जाता है, प्लांट से के सरफेस से बाहर निकल जाता है. तो स्टोमेटा जो में गार्ड सेल्स होते हैं जो गैस के एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं या पानी के निकलने को रेगुलेट करते हैं. जब गार्ड सेल में पानी भरता है और वो जब फूल जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और जब गार्ड सेल श्रिंक होता है डायग्राम ऑफ स्टोमेटा. बट जो पहला डायग्राम है उसमें स्टोमेटल पोर ओपन है और गार्ड सेल्स जो हैं पानी उनके अंदर चला गया है जिसके वजह से वो स्वेल हो गए हैं और जो पोर है वो ओपन हो गया है. और दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हो कि स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज्ड है और गार्ड सेल्स जो हैं श्रिंक हो गए हैं. प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज एस्टोमेटा से होता है. तो फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. द वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स. वाटर रूट्स के थ्रू प्लांट्स में जाता है. रूट्स जो हैं वाटर के अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम को भी सॉइल से ऑब्जर्व करके प्लांट में लेके जाते हैं. एंड नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. Now we will learn about the cells and organelles involved in photosynthesis, and most important organelle is chloroplast. Chloroplast is an organelle within the plant cells and green algae that is the site of photosynthesis.
Chloroplasts are present in cells of all green tissues of plants and algae. क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो राउंड, ओवल या डिस्क शेप का हो सकता है. उसके अलावा ये 1 to 2 माइक्रोमीटर थिक और 5 to 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है. It contains green pigment chlorophyll, which is very essential for the process of photosynthesis. And due to the presence of this pigment chlorophyll, we see that the color of the leaves is green because chlorophyll reflects green light and absorbs red and blue light strongly. क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है वो थाइलाकॉइड है. क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एंड इट आल्सो कंटेन अ थर्ड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. और इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज लोकेटेड. इन दो ऑर्गेनेल्स के अलावा है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा क्या है? इट इज़ द स्पेस बिटवीन थाइलाकॉइड एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन. ठीक है. एंड क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. So what are the events that take place during photosynthesis? There are 3 events that takes place during photosynthesis. First is absorption of light energy by chlorophyll. Second is conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. And third is reduction of carbon dioxide to carbohydrate. Photosynthesis 2 स्टेप्स में पूरा होता है. एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन. एंड द फर्स्ट 2 स्टेप्स, जो ये पहले के 2 स्टेप्स हैं, वो जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होते हैं और ये लाइट डिपेंडेंट होते हैं. सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये 2 स्टेप्स जो है फुलफिल होते हैं और इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज लाइट डिपेंडेंट. और जो थर्ड स्टेप है वो स्ट्रोमा में होता है. इसको हम बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट या फिर डार्क रिएक्शन. अब इस डायग्राम की सहायता से हम फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं. ये जो डायग्राम है ये क्लोरोप्लास्ट का है. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है. ठीक है. और इसमें आपने देखा कि थाइलाकॉइड है जो कॉइन शेप के हैं और ये एक स्टैक बना दे रहे हैं जिसको हम ग्रेनम कहते हैं. इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल इज प्रेजेंट और क्लोरोफिल जो है सनलाइट को अब्जॉर्व कर रहा है और वाटर जो है रूट्स के थ्रू जो वाटर सॉइल से आ रहा है वो भी इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में आता है. और यहाँ पे फिर क्या होता है? यहाँ पे जो है लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में. अब यहाँ पे केमिकल एनर्जी क्या है? ATP एंड NADPH. ये क्या है? एनर्जी करेंसी है ये. ठीक है. यहाँ पे जो है एनर्जी का मतलब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया और ये ऑक्सीजन जो है वो एस्टोमेटा के थ्रू सेल से बाहर निकल गया. ठीक. अब ये ATP और NADPH जो है कहाँ निकला? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से ये स्ट्रोमा में आ गया है. अब स्ट्रोमा में आने के बाद ये कहाँ गया? केल्विन साइकिल में एंटर किया. केल्विन साइकिल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एस्टोमेटा के थ्रू आता है वो जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और इस प्रोसेस में क्या होता है?
ATP स्प्लिट होता है और NADPH भी स्प्लिट होता है। जब ये दो चीज़ें स्प्लिट होती है तो यहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन होता है। और ये जो ग्लूकोज बन के आया है, ये बहुत सारे ग्लूकोज बनाते रहते हैं, और जब ये ग्लूकोज एक दूसरे से ऐड होते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट ही जो है प्लांट यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो मैंने पहले भी बताया था, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं प्लांट सेल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि किस तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स कहाँ हो रहे हैं? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन? The main difference between light and dark reaction is that light reaction is the first stage of photosynthesis, which traps light energy in order to produce ATP and NADPH, whereas dark reaction is the second stage of photosynthesis, which produces glucose by using the energy from ATP and NADPH produced from the light reaction. तो डिफरेंस क्या है लाइट एंड डार्क रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन फर्स्ट स्टेज है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे क्या होता है? लाइट एनर्जी ट्रैप होकर के एटीपी और एनएडीपीएच में का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और जो एटीपी और एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुए हैं, बनते हैं, उनका डार्क रिएक्शन में यूज होता है ग्लूकोज के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन। नाउ दिस पिक्चर शोज एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, दिया हुआ है ये एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसके लीव्स वेरीगेटेड हों। वेरीगेटेड मीन्स ऐसे लीव्स जो कि प्रॉपर पूरे के पूरे ग्रीन कलर के ना हो, कुछ स्पॉट्स हों, येलो या रेड या दूसरे कलर के कुछ स्पॉट्स हों, प्रॉपर ग्रीन ना हो वो पत्ते, उनको हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव। जैसे कि मनी प्लांट के लीव्स को आपने देखा होगा, और उसके बाद यहाँ जो पिक्चर में लीफ दिख रहा है वो भी आप देख रहे होंगे येलोइश कलर है, प्रॉपर ग्रीन कलर कुछ ही पोर्शंस में है। इस तरीके के पत्ते को वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। ऐसे प्लांट को हम लेंगे और 3 डेज के लिए डार्क रूम में रखेंगे। उसके बाद उसे निकाल के 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख के उसका एक पत्ता तोड़ लेंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे? बॉइलिंग वाटर में उस पत्ते को हम 2-3 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद उस पत्ते को निकाल के हम अल्कोहल में डिप करेंगे और वाटर बाथ में उसे बॉईल करेंगे। अल्कोहल को बच्चों डायरेक्टली है ना हम फ्लेम में नहीं रख सकते, क्योंकि वो दैट विल कैच फायर, इट इज़ वेरी फ्लेमेबल। ठीक है, तो उसे वाटर बाथ में ही है ना बॉईल करते हैं अल्कोहल को। उसके बाद क्या करेंगे? हम उस लीफ को लेंगे और डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे थोड़े 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद हम आयोडीन सॉल्यूशन को वॉश कर देंगे, रिंस ऑफ कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो वो पत्ता था वो कुछ जगहों पे ब्लू कलर का हो गया है और बाकी जगह पे वो ऐसे का वैसे ही है। तो जो ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है? द ब्लू कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, है ना। तो आपने देखा जो स्टार्च टेस्ट से पहले जो पत्ता है, जो ग्रीन पोर्शन है, वही चीज़ स्टार्च टेस्ट के बाद ब्लू कलर का हो गया है। इसका मतलब जो क्लोरोफिल जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ स्टार्च भी है। सो दिस इंडिकेट्स दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Now we will come to heterotrophic nutrition. In multicellular organism, specialized organs are there that they
part in food intake and digestion. But in unicellular organism, no such specialized organs are there. They can use their entire surface for the food intake. ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ह्यूमन, उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो कि फूड इंटेक और उसके डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में है डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, ये आपने अपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता नहीं है, तो वो अपने पूरे सरफेस से ही वो फूड लेते हैं. तो एक एग्जाम्पल है एमीबा. तो एमीबा क्या करता है? इट यूजेस टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड pseudopodia to capture its food. These finger-like extension encircles the food particle and forms a food vacuole around it. These food vacuoles contain digestive enzymes that break complex substance into simpler one, which then diffuses into cytoplasm. And undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. हम एमीबा के न्यूट्रिशन को इस डायग्राम के थ्रू जानते हैं. ठीक है, यहाँ आपने सबसे ऊपर देखा एमीबा है और फूड पार्टिकल है. उसके बाद जैसे ही फूड पार्टिकल उसके सरफेस के पास आया, आउटर सरफेस के पास, तो दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके सरफेस से बने, जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया. और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंजेशन. यहाँ पे क्या करेगा, ये दो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो फूड को अंदर लेकर के एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है. अब जब ये वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो इसको क्या बोला जाता है? वैक्यूल के अंदर जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेते हैं. इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो फिर वापस जो है सरफेस में आके बाहर निकल जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एजिशन. नाउ वी कम टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एंड दिस पिक्चर शोज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. यहाँ पे आप एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स का, और डिफरेंट ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. Alimentary canal is a long tube extending from mouth to anus. In mouth, food is crushed with the help of teeth. The mouth also contains saliva, which contains an enzyme called salivary amylase that breaks down the starch. Food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. The lining of alimentary canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward, and these movements are known as peristaltic movement. ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है. माउथ में जो है फूड क्रश होता है टीथ की हेल्प से, और फिर सलाइवा के साथ मिक्स भी होता है. और सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो एक एंजाइम है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें मसल्स के एक लाइनिंग होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है रिदमिकली, मतलब एक रिदम के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो फूड को जो है आगे पुश करता है. और इस मूवमेंट को जो मसल्स मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. नाउ फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप और ऑसोफेगस. अब माउथ से जो है फूड पाइप के थ्रू फूड कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में. In stomach, food mix with more digestive juices.
containing hydrochloric acid, pepsin and mucus. These digestive juices are secreted by gastric glands present in the walls of the stomach. अब स्टोमक में जब ये फूड पहुंचता है तो ये किसके साथ, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है. ये डाइजेस्टिव जूसेस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन और म्यूकस होता है. और ये डाइजेस्टिव जूसेस गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है, जो कि स्टोमक के इनर वॉल में रहता है. ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ये सिक्रीट होता है, इसकी वजह से स्टोमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक पीएच में ही पेप्सिन जो है एंजाइम ये काम करता है. और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस के वजह से स्टोमक का जो पीएच एसिडिक होता है, इसकी वजह से बैक्टीरिया भी मर जाते हैं. ठीक है. The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition. और mucus का काम क्या होता है, mucus जो है inner lining, stomach के inner line को protect करता है acid से, hydrochloric acid से. From stomach, food goes to the small intestine, and the exit of food from stomach is regulated by sphincter muscle, which releases it in small amount. तो जो खाना है वो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वो भी थोड़ा थोड़ा, और इसके मूवमेंट को रेगुलेट कौन करता है, स्फिंक्टर मसल. ठीक. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल and it is the site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. Grass eating herbivores has a longer small intestine, and meat eater carnivores has shorter small intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है. ठीक है. और यहाँ पे ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है. और एक चीज़ ये है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, और मीट ईटर कार्निवोरस का इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है साइज में. ठीक है. तो ये क्यों होता है, क्योंकि प्लांट्स में जो होता है सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में लंबा टाइम लगता है. इस वजह से ग्रास ईटिंग हार्बीवोरस का जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर रहता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज. ठीक है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लिवर और पेनक्रियाज से उसमें आते हैं डाइजेस्टिव जूसेस. अब बाइल जूसेस फ्रॉम लिवर एक्ट्स ऑन द लार्ज फैट globules and convert them into small globule. Apart from this, it also makes the food alkaline. लिवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस. बाइल जूस जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, उनका एमल्सिफिकेशन करता है और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. और उसके अलावा ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच अल्कलाइन कर देता है क्योंकि फैट का डाइजेशन स्टोमक में नहीं होता है. नाउ द पेनक्रियाज सिक्रीट्स पेनक्रिएटिक जूस विच act in alkaline pH, and it contains enzymes like trypsin for protein digestion and lipase for breaking down fats. तो पेनक्रियाज जो है पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेनक्रिएटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन के काम आता है, और लाइपेज होता है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है और लाइपेज जो होता है वो एल्कलाइन पीएच में ही वर्क करते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, बाइल जूस जो कि लिवर से सिक्रीट हुआ उसने स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच एल्कलाइन कर दिया, और फिर जो पेनक्रिएटिक जूसेस हैं उन्होंने फिर अपना काम स्टार्ट कर दिया. The walls of small intestine contains gland which secrete intestinal juice.
The enzyme present in it finally convert the protein to amino acids, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acids and glycerol. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है, और जो इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो फाइनली क्या करते हैं, प्रोटीन को उसके स्मॉलर सब यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। और प्रोटीन का स्मॉलर सब यूनिट क्या है, एमिनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ग्लूकोज। और फैट को क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। The fully digested food is absorbed by the walls of intestine, which contains finger-like projections known as villi. Villi is richly supplied with blood vessels, which takes the food to different parts of the body. The unabsorbed food is sent into the large intestine, where more villi absorb water from this material. The rest of the material is removed from the body via anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. So, जो digested food है small intestine में ऑब्जर्व हो जाता है उसके वॉल्स के थ्रू। उसके वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे बोलते हैं विलाई। ये विलाई जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को। और विलाई इज़ रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। इसमें बहुत ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो फूड डाइजेस्टेड फूड है उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं माइक्रोविलाई के थ्रू। और फिर क्या होता है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये सप्लाई हो जाते हैं थ्रू द ब्लड। ठीक है, तो जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। वहाँ पे भी विलाई होते हैं जो कि वाटर जो प्रेजेंट होता है इस अनअब्जॉर्ब्ड फूड में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर ये जो मटेरियल है अनअब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल, ये जो है बॉडी से रिमूव हो जाता है बाय एनस। और रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट इस वेस्ट का जो रिमूवल है वो किससे रेगुलेटेड होता है, एनस स्फिंक्टर से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म हो जाता है और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।